हेलो दोस्तों, मैं दिनेश चौधरी आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने इस प्लेटफॉर्म पर, अपने इस चैनल पर, जहां हमने धीरे-धीरे क्रमबद्ध रूप से आगे बढ़ना शुरू किया और अब हम एक अच्छे मुकाम पर पहुंच रहे हैं। आज हम जून महीने के करंट अफेयर्स को रोजगार निर्माण न्यूज़पेपर के क्लिप से कंप्लीट करने वाले हैं। आशा करता हूं कि आप मेरे साथ कदम से कदम मिलाकर आगे बढ़ रहे हैं। बार-बार इन वीडियोस को देख करके आप रिवीजन करते रहें क्योंकि रिवीजन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। साथ में एमसीक्यू लगा करके प्रैक्टिस करना ये और ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि नेगेटिव मार्किंग है। एमसीक्यू की जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस की जाएगी आप आसानी से सफलता प्राप्त कर पाएँगे। तो चलिए शुरू करते हैं भगवान श्री गणेश का नाम लेकर, श्री गणेशाय नमः कहते हुए और फिर मेरे शिक्षक अपने-अपने गुरुजनों को याद करते हुए, नमन करते हुए मूल विषय पर आते हैं। आज हम रोजगार निर्माण के जून वाले अंकों की बात करने वाले हैं। इस वीडियो में हम पूरे जून महीने के जो 4 न्यूज़पेपर थे उनकी सारी बातें कवर करेंगे। आप सब लोग नोट करें या ना करें इससे फ़र्क नहीं पड़ता लेकिन इनको रिवीज़न ज़रूर करें। हम पीडीएफ आपको अलग से प्रोवाइड करा रहे हैं। एमसीक्यूज़ के लिए हमने 1-1 हज़ार क्वेश्चंस के पीडीएफ आप सभी को उपलब्ध कराए हुए हैं। आशा है आप सब उनको कवर करते हुए पढ़ाई कर रहे होंगे। इंसानी ब्रेन सेल्स को चलाने वाले कंप्यूटर तैयार कर लिए गए हैं या इंसानी ब्रेन सेल्स से कंप्यूटर को चलाने वाले जो है कंप्यूटर अब बनना शुरू हो गए हैं। आप सब जानते हैं कि कंप्यूटर दिमाग का ही एक प्रतिरूप है। कंप्यूटर किसने बनाया है? ऑस्ट्रेलिया की टेक स्टार्टअप। टेक स्टार्टअप आप समझते हैं? टेक स्टार्टअप उन्हें कहा जाता है जो नेटवर्क के क्षेत्र में जो कंप्यूटर साइंस के क्षेत्र में स्टार्टअप के रूप में काम करती हैं। कार्टिकल लैब्स इस संस्था का नाम है। कार्टिकल लैब्स ने इंसानी ब्रेन सेल्स से चलने वाले कंप्यूटर्स का निर्माण किया है। चलने वाला दुनिया का पहला कंप्यूटर तैयार किया है। इस कंप्यूटर का नाम जरूर याद रखना आप। SL1 CL1 इसका नाम है। CL1 इसकी कीमत लगभग 30 लाख रुपए। इससे कोई मतलब नहीं है लेकिन आपको ये याद रखना है कि किस देश ने बनाया है, किस कंपनी ने बनाया है और उस कंप्यूटर का नाम क्या है। ये 3-4 मोटी-मोटी बातें आपके दिमाग में सेट होनी चाहिए, याद होनी चाहिए। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। चागोस द्वीप, ये शब्द बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि हमारे सिलेबस में जियोग्राफी भी है। जियोग्राफी का करंट अफेयर्स कम ही होता है लेकिन ऐसे क्वेश्चन हमें एग्जाम में देखने को मिलते हैं। चागोस द्वीप किस महासागर में है? आपसे ये भी प्रश्न पूछा जा सकता है। तो आपको पहले तो ये याद हो कि चागोस द्वीप जो है वो किसके हवाले, न्यूज क्या है ये बताता हूं, फिर आप लोग कमेंट करके बताएंगे। वैसे यहाँ लिखा हुआ भी है कि किस किस महासागर में है। ब्रिटेन ने आजाद कर दिया मॉरिशस को। ब्रिटेन ने आजाद कर मॉरिशस को दिया है चागोस द्वीप। बहुत ध्यान से इस बात को समझो। जैसे कि भारत के ऊपर एक समय ब्रिटेन का कब्जा था, ऐसे ही मॉरिशस के ऊपर भी था, ऐसे ही अन्य देशों के ऊपर भी उसका कब्जा था। जब उसने स्वतंत्र किया देशों को तो मॉरिशस को तो स्वतंत्र कर दिया लेकिन उसके एक द्वीप जिसका नाम था चागोस द्वीप वो स्वतंत्र नहीं किया था। उस पर बाद में भी ब्रिटेन का ही कब्जा रहा। 2025 जून महीने में जाकर के ब्रिटेन ने इस चागोस द्वीप को मॉरिशस के हवाले किया है। याद रखना, ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कीर स्टीमर ने एक समझौते पर हस्ताक्षर किए जिसके तहत चागोस द्वीप समूह की संप्रभुता मॉरिशस को सौंपी जा रही है या हस्तांतरित की जा रही है। इसी पर गार्सिया सैन्य हवाई अड्डा भी शामिल है। गार्सिया सैन्य हवाई अड्डा अभी भी ब्रिटेन और अमेरिका के कब्जे में ही रहेगा क्योंकि वहां ब्रिटेन और अमेरिका का एक सैन्य बेस है, सैन्य अभ्यास जो है वो है। अब यहाँ आपको हिंद महासागर शब्द मिल रहा है, यही इसका उत्तर है जो मैंने प्रश्न पूछा था कि चागोस द्वीप किस महासागर में स्थित है, चागोस द्वीप किस देश के अधीन है। चागोस द्वीप मॉरिशस के अधीन अब हो गया है, पहले वो ब्रिटेन के अधीन हुआ करता था और वो मॉरिशस के पास में है, मतलब उससे डिस्टेंस बहुत कम है। और उसी में है गार्सिया सैन्य हवाई अड्डा, ये भी वर्ड आप याद रखेंगे। हिंद महासागर में स्थित है। आगे की बातें हमारे कोई काम की नहीं कि समझौता किस बात को लेकर हुआ। अगला प्रश्न या अगली न्यूज है
पंचमढ़ी राजभवन में आम महोत्सव का आयोजन हुआ। बहुत काम की बात है। आपसे सीधा प्रश्न पूछा जा सकता है कि आम महोत्सव का क्या पूछा जा रहा है। मैंगो हम जो खाते हैं ना, वो वाले मैंगो को आम कह रहे हैं। जून में आम आ जाते हैं, तो मैंगो महोत्सव का आयोजन कहाँ किया गया था? अब सबको याद रखना है, पंचमढ़ी। पंचमढ़ी कहाँ पड़ता है? होशंगाबाद जिले में। तो अगर वो जिला पूछे तो होशंगाबाद करना है, और अगर वो जगह पूछे, स्थान पूछे, तो पंचमढ़ी आंसर करना है। अब इसके डीप में जाने की कोई जरूरत नहीं है। आम महोत्सव कहाँ हुआ, बस इतना सा याद रख लें। थोड़ा सा डीप में इस न्यूज को पढ़ेंगे तो आमों की जो वेराइटीज हैं, जैसे एक आम्रपाली, लंगड़ा, दशहरी, ऐसे आपको बहुत सारे वेराइटीज के नाम भी यहाँ से पढ़ने को मिल जाएंगे, लेकिन शायद एग्जाम में ऐसे प्रश्न नहीं आते हैं। मूल प्रश्न आम महोत्सव कहाँ आयोजित हुआ 2025 में, यही पूछा जाएगा। मुझे लगता है कि एक नाम आपको याद रखना है, स्वर्ण प्रभा। स्वर्ण प्रभा आम की एक प्रजाति है, ये आपको जरूर याद रखना है। बाकी वैसे तो बहुत सारी प्रजातियां, लेकिन स्वर्ण प्रभा आप लोग नाम याद रखेंगे। और आगे बढ़ते हैं। भारत दुनिया का 5वां सबसे बड़ा रक्षा निर्यातक है। मुख्यमंत्री ने अपने भाषण में एक आधिकारिक जानकारी दी थी। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में जो सरकार ने काम करे हैं उनको गिनाते हुए कहा था कि पिछले 11 वर्षों में देश के रक्षा क्षेत्र को बहुत मजबूत किया गया है। 2014 के मुकाबले भारत का स्वदेशी रक्षा उत्पाद 174% बढ़ करके 1,27,000 करोड़ रुपए का हो गया है। और भारत अब दुनिया का सबसे पांचवा बड़ा देश, दुनिया का पांचवा सबसे बड़ा हथियार निर्यात करने वाला, पांचवा सबसे बड़ा हथियार निर्यातक करने वाला, या हथियार के व्यापार करने वाला या निर्यात करने वाला 5वां सबसे बड़ा देश बन गया। एक ही बात रट करके रख लो कि 5वां सबसे बड़ा रक्षा निर्यातक देश कौन सा है? भारत है। 2014 के मुकाबले रक्षा जो उत्पादन है, रक्षा के जो प्रोडक्ट्स हैं उनके उत्पादन में 174% की वृद्धि हुई है। एक दूसरा पॉइंट ये आप रट करके रख लें। इन दो बड़े बड़े फैक्ट्स को अपने दिमाग में बहुत अच्छे से शामिल करना। एग्जाम में इस तरीके का ट्रेंड देखा गया है कि एग्जामिनर इन पर बातों पर प्रश्न बना रहा है। और आगे बढ़ते हैं। आपको यहाँ दिख रहा होगा, मध्य प्रदेश को 7 कृषि कर्मण्य अवार्ड मिले। इसको एक चित्र के रूप में दर्शाया गया, बहुत अच्छी बातें हैं। इसके डीप में चलते हैं। मध्य प्रदेश दाल के उत्पादन में तो प्रथम स्थान है, भाई ये याद रखना। मध्य प्रदेश दालों के उत्पादन में प्रथम, खाद्यान्न उत्पादन में द्वितीय है। खाद्यान्न उत्पादन, क्या आपको स्क्रीन वापस अच्छे से दिखाई दे रही है? मेरे हिसाब से फिर से स्क्रीन अच्छे से दिखाई देने लग गई होगी। आशा करता हूं कि ये पूरी तरह प्रॉपर चलने लगा होगा। हम बात कर रहे थे कि मध्य प्रदेश जो है वो कृषि के मामले में दाल उत्पादन करने में प्रथम स्थान रखता है, खाद्यान्न उत्पादन करने में देश में दूसरा स्थान रखता है, और साथ में तिलहन उत्पादन में, देखो तिल से 3 याद रह जाएगा, तो तिलहन उत्पादन में तीसरा स्थान। ये तिल से 3 कर लेना, तो 3 इस शब्द से ये 3 और तिल याद रह जाएगा। उत्पादन करने में तीसरा स्थान है हमारा। तीनों बातें एकदम अच्छे से रट करके रखेंगे। ये इस मध्य प्रदेश सरकार के जो पोस्टर्स होते हैं ना, बैनर्स होते हैं, ये उसका फोटो है। उसके अंदर बहुत सारी काम की बातें, लेकिन सबसे बड़ी बात आपको ये 3 नोट करके रखनी है। 7 कृषि कर्मण्य अवार्ड मिले हमें, ये पहले मैं बता चुका हूँ। कौन कौन से ईयर में किस किस काम के लिए मिले, ये भी मैं बता चुका हूँ। अब हमें याद करना है कि दाल में प्रथम स्थान है, खाद्यान्न में द्वितीय, और तिलहन उत्पादन में हमारा तीसरा स्थान है वर्तमान ईयर में। और आगे बढ़ते हैं। 15 नर्सों को राष्ट्रीय पुरस्कार। कौन सा राष्ट्रीय पुरस्कार? फॉरेंसिक नाइटिंगेल अवार्ड। ये मैं क्यों बता रहा हूं, मुझे किसी का नाम नहीं रटवाना है, लेकिन यहाँ ये काम की बात है कि फॉरेंसिक नाइटिंगेल अवार्ड्स किस क्षेत्र में दिए जाते हैं। तो ये स्वास्थ्य के क्षेत्र में काम करने वाले नर्स जो होते हैं उनको पुरस्कार दिया जाता है, फॉरेंसिक नाइटिंगेल अवार्ड। भारत की जो राष्ट्रपति हैं द्रौपदी मुर्मू ने 15 नर्सिंग पेशेवरों को राष्ट्रीय फ्लोरेंस नाइटिंगेल अवार्ड 2025 से सम्मानित किया। आपको ये याद रखना है
कि नर्सिंग के क्षेत्र में काम करने वाले व्यक्ति को कौन सा अवार्ड दिया जाता है, फॉरेंसिक नाइटिंगेल अवार्ड। ये नेशनल अवार्ड है, राष्ट्रपति जी ने सम्मानित किया। स्वराज संस्थान मध्य प्रदेश शासन संस्कृति विभाग राष्ट्रीय सम्मान के लिए नामांकन मंजूर करता है और उसने 3-4 अवार्ड्स के नाम लिखे। मुझे लगता है कि 3-4 अवार्ड्स की जानकारी होनी चाहिए। पहला उसने अवार्ड बोला वीरांगना लक्ष्मीबाई राष्ट्रीय सम्मान, क्या नाम है? और खास बात यह है कि मध्य प्रदेश का सांस्कृतिक विभाग इनको देता है। ये अवार्ड है राष्ट्रीय स्तर के, लेकिन देता कौन है? मध्य प्रदेश सरकार। तो वीरांगना लक्ष्मीबाई राष्ट्रीय सम्मान की राशि है 2 लाख रुपए। ये मध्य प्रदेश शासन द्वारा देश की सुरक्षा, कर्तव्य और बलिदान या अदम्य साहस, वीरता दिखाने, पुनर्जागरण आदि काम करने वाली महिला को, पुरुष को नहीं देते हैं, महिला को सम्मानित करने के उद्देश्य से ये पुरस्कार वीरांगना लक्ष्मीबाई पुरस्कार दिया जाता है। रट करके रखना किस क्षेत्र में दिया जाता है, आगे मैं बताऊंगा कि किससे दिया गया, लेकिन अभी रट लो कि वीरांगना लक्ष्मीबाई पुरस्कार किस क्षेत्र में और कितनी राशि के साथ कौन देता है। मध्य प्रदेश शासन द्वारा स्वाधीनता संग्राम के आदर्शों, राष्ट्रभक्ति और समाज सेवा के राष्ट्रीय सर्वोत्कृष्ट मानदंडों के स्थान पर उच्च कोटि के रचनात्मक जो कार्य हैं, जैसे सृजनात्मक शोध कार्य, विशिष्ट उपलब्धि आदि के लिए शहीद चंद्रशेखर आजाद पुरस्कार दिया जाता है। ये रट करके रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर ना महिला लिखा है ना पुरुष, ये व्यक्ति लिखा हुआ है, तो ये महिला पुरुष दोनों हो सकता है। अमर शहीद चंद्रशेखर आजाद राष्ट्रीय सम्मान राशि 2 लाख रुपए किसे दिया जाता है? स्वाधीनता संग्राम के आदर्शों, राष्ट्रभक्ति और समाज सेवा के मापदंडों पर उच्च कोटि का सृजनात्मक कार्य करने वाले व्यक्ति को, रट करके रखना। तीसरा, वेद व्यास सम्मान, कौन सा सम्मान है? वेद व्यास सम्मान, इसकी राशि भी 2 लाख रुपए है। मध्य प्रदेश शासन द्वारा शिक्षा के क्षेत्र में श्रेष्ठतम उपलब्धि या योगदान करने वाले व्यक्ति को दिया जाता है वेद व्यास। आप लोग कमेंट करके बताएंगे कि हम वेद व्यास को क्यों याद रखते हैं, क्या इन्होंने कुछ स्पेशल किताबें लिखी थी? तो याद रखना, वेद व्यास की रचनाएं आप लोग बताएंगे और साथ में इनके पुरस्कार की राशि, खैर वो तो लिखी हुई है सामने, 2 लाख रुपए राशि दी जाती है। अब मैं आगे आपको ये रटवाऊंगा, लेकिन मुझे बेसिक इंफॉर्मेशन भी आप तक पहुंचानी थी कि ये किसे मिले, इसलिए ये बातें आपको बता रहा हूं। अगले पुरस्कार पर आते हैं, महाराजा अग्रसेन राष्ट्रीय सम्मान। एमपी की कोई भी किताब छान छान कर देख लो, आपको ये पुरस्कार के नाम तक नहीं मिलेंगे, ना तो राशि मिलेगी ना किसको मिला ये मिलेंगे, लेकिन जब एग्जाम में आते हैं तो अगली बार किताब में छप जाते हैं। लेकिन हमें उस किताब में छपने या अपने फेल होने का इंतजार नहीं करना है, हमें उससे पहले ही इनको पढ़ लेना है। मध्य प्रदेश शासन द्वारा सामाजिक सद्भाव, सामाजिक समरसता और श्रेष्ठतम उपलब्धि के लिए राजा अग्रसेन या महाराजा अग्रसेन पुरस्कार दिया जाता है। इसकी राशि भी 2 लाख रुपए है। आज जो 4 अवार्ड बताए उन चारों की राशि 2 लाख रुपए है, रटने में आसान होगा। ये चारों के चारों पुरस्कार हम किताबों में नहीं पढ़ते हैं, फिर भी आपको अपने दिमाग में सेट करना है कौन देता है, नाम एक बार रट करके रख लो। मध्य प्रदेश शासन का सांस्कृतिक विभाग स्वराज संस्थान, कौन देता है ये अवार्ड? स्वराज संस्थान नाम का सांस्कृतिक। तो हमने 4 पुरस्कारों की बात की। एग्जामिनर का बहुत बेहतरीन ये प्रश्न होता है कि ये कौन से संस्था द्वारा दिया जाता है? स्वराज संस्था द्वारा इन पुरस्कारों को दिया जाता है, रट करके रखना। हम अगली न्यूज पे चलते हैं। देश के पहले सामुदायिक मध्यस्थता केंद्र का लोकार्पण कहाँ किया गया? देश का मध्यस्थता केंद्र क्या होता है? जब 2 पक्षों के बीच विवाद हो तो उसको सुलझाने के लिए, जैसे पहले के जमाने में पंचायतें होती थी, वैसे ही अब फिर से प्राचीन संस्कृति की ओर लौटते हुए इंदौर से इसकी शुरुआत की गई कि हम मध्यस्थता केंद्र खोलेंगे, जो 2 पक्षों में आपस में विवाद होने पर मध्यस्थता कराने के लिए, या सामुदायिक मध्यस्थता केंद्र उनका नाम होगा। इनकी शुरुआत इंदौर से होती है, रट करके रखना, इंदौर से इस कहानी की शुरुआत होती है मध्यस्थता केंद्रों के। हमारे देश की प्राचीनतम सोच के नवीन रूप के रूप में कायम समाज के आत्मीयता पूर्ण माहौल बनाने के लिए मध्यस्थता वर्तमान में समय की मांग हो चुकी है।
इसलिए अब इंदौर से शुरू किया गया है सामुदायिक मध्यस्थता केंद्र। ये परिवार में जो पति पत्नी के विवाद हैं, भाई भाई के विवाद हैं, या परिवार के अन्य सदस्यों के बीच जो विवाद या जो कोर्ट केसेस हैं, उनको खत्म करते हुए मध्यस्थता कराने के लिए काम करेंगे। सामुदायिक मध्यस्थता केंद्र का लोकार्पण किया जा चुका है। कहां पर किया जा चुका है? पुलिस कमिश्नरेट कार्यालय इंदौर में। तो याद रखना, इंदौर में देश का पहला सामुदायिक मध्यस्थता केंद्र खोला गया है। रटा हुआ होना चाहिए। अगला क्वेश्चन पर आते हैं, अगली न्यूज पर आते हैं। टेक फंडिंग। टेक फंडिंग क्या होती है? अभी मैंने इस शब्द को बताया था। टेक फंडिंग शब्द का मतलब होता है जितने भी टेक्नोलॉजी से संबंधित, जितने भी मोबाइल फोन, कंप्यूटर नेटवर्क, इंटरनेट, इनकी जो टेक्नोलॉजी से संबंधित नए नए स्टार्टअप्स काम करते हैं, उनको फंडिंग प्रोवाइड कराना टेक फंडिंग कहलाता है। इसमें भारत जो है वो दुनिया में तीसरा स्थान रखता है। इस न्यूज को रटना। इस टेक स्टार्टअप फंडिंग में भारत अब पूरी दुनिया में तीसरे स्थान पर पहुंच गया है। मार्केट इंटेलिजेंस प्लेटफॉर्म टेक्सन के मुताबिक, ये एक संस्था है, टेक्सन नाम का एक संस्था है जिसने इस सर्वे को किया था और उसने ये न्यूज प्रकाशित की, भारत टेक फंडिंग में जर्मनी और इजराइल के आगे निकल गया है और अब टेक स्टार्टअप फंडिंग में अमेरिका और ब्रिटेन के बाद तीसरा स्थान आता है भारत का। आपको ये रट करके रखना है। भारत दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा देश है जिसको टेक फंडिंग सबसे ज्यादा प्राप्त होती है। जैसे हम अर्थव्यवस्था में एक टॉपिक पढ़ते हैं एफडीआई, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, वैसा का वैसा टेक्नोलॉजी में लोगों ने कितना फंड उपलब्ध कराया, शेयर्स के माध्यम से, डिबेंचर्स के माध्यम से, उसे हम टेक फंडिंग कहते हैं। इसे रटना है आप सब लोगों को। अगले प्रश्न पर चलते हैं। बाल साहित्य पुरस्कार क्या होता है भाई? हमारे देश में साहित्य अकेडमी नाम का एक संस्था है जो बहुत बड़े स्तर पर बाल साहित्य पुरस्कार प्रदान करता है। साहित्य अकेडमी ने 2025 के लिए बाल साहित्य पुरस्कार जो है वो सुशील, याद रखना बच्चे कैसे होते हैं? सुशील होते हैं, तो सुशील शुक्ला को प्रदान किया है। पुरस्कार की घोषणा कर दी है। अकादमी ने 24 भाषाओं के लिए बाल साहित्य पुरस्कार और 23 भाषाओं के लिए युवा पुरस्कार की घोषणाएं की और वो पुरस्कार जो है वो हिंदी भाषा के लिए दिया गया है। हिंदी भाषा, भाई ये तो 24 भाषाओं में दिया जाता है। सबसे इंपॉर्टेंट आपको पड़ता है 23 भाषाओं में इंपॉर्टेंट है हिंदी। हिंदी जो है उसके लिए सुशील शुक्ला को बाल साहित्य पुरस्कार दिया गया। बालकों के लिए साहित्य की रचना करने वाले साहित्यकार को दिया जाता है बाल साहित्यकार पुरस्कार। हिंदी वर्ग में मध्य प्रदेश के साहित्यकार हैं ये, याद रखना। सुशील शुक्ला को इस पुरस्कार के लिए चुना गया। सुशील शुक्ला को यह पुरस्कार उनके साहित्य 1/12 क्या लिखा है? 1/12 के लिए प्रदान किया गया है। तो आपको ये रटा हुआ होना चाहिए कि 1/12 किसकी किताब है? 1/12 सुशील शुक्ला की किताब है और सुशील शुक्ला को 2025 के राष्ट्रीय बाल साहित्य पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। अब आप ये सोच रहे होंगे कि मैं 24 क्यों नहीं पढ़ा रहा हूं? भाई जहां मध्य प्रदेश के किसी व्यक्ति को कोई पुरस्कार मिला है, हमें बस वही पढ़ना है। तो जो हिंदी का पुरस्कार है, हिंदी का बाल साहित्य पुरस्कार है, वो 2025 में सुशील शुक्ला को मिला है। उनकी बुक है 1/12। ये भी नाम को याद करके रखना है, सबको रटे हुए होने चाहिए। अगले पॉइंट पर आते हैं। मन की बात कार्यक्रम राष्ट्र निर्माण के लिए चेतना जागृत करने का एक अनुपम प्रयास है। प्रधानमंत्री के इस कार्यक्रम के बारे में बताते बताते कुछ फैक्ट जो हैं उन पर बात हुई। प्रधानमंत्री ने जो लास्ट का 122वां उनका मन की बात कार्यक्रम था, उसमें एक फैक्ट बहुत इंपॉर्टेंट बोला था जो अगली परीक्षा में पूछ लिया गया। मैं वो फैक्ट आप तक पहुंचाना चाहता हूं कि 2014 से लेकर 10 साल 2024 तक जो शहद उत्पादन है, उसमें शहद उत्पादन में आपको याद होना चाहिए कि 60% की वृद्धि दर्ज की गई है। ये आपको रटना है, कितना शहद उत्पादन हुआ। उन्होंने 122वां जो मन की बात कार्यक्रम था उसमें शहद उत्पादन एक टॉपिक लिया और उस पर बहुत सारी बातें की गई थी और इससे एक प्रश्न भी बना था एग्जाम में
कितना टोटल उत्पादन हुआ ये भले ही मत याद करो, वार्षिक शहद उत्पादन वर्तमान में 70 से 75 हजार मीट्रिक टन हो गया है, जो हमारी मधुमक्खी पालन की क्षेत्र में जो क्रांति है उसको दर्शाता है। आप ये फैक्ट मत रटो, लेकिन 60% उत्पादन में वृद्धि हुआ है, या इसके पिछले 10 सालों में हमने 60% अधिक उत्पादन किया, ये जरूर रट के रख लेना। अगले पॉइंट पे आते हैं, नागास्त्र वन। आपको याद रखना है नागास्त्र ये क्या है। नागास्त्र एक मिसाइल है कि क्या है, आपको ये एक शब्द याद रखना पड़ेगा, लाइटरिंग म्यूनिशन एक शब्द है। हमारी देश की सेना के पास एक हथियार है जिसका नाम है नागास्त्र। क्या नाम है? नागास्त्र। भारतीय सेना को पहले स्वदेशी लाइटरिंग म्यूनिशन घूमकर हमला करने वाला हथियार नागास्त्र एक की पहली खेप मिल चुकी है। ये टोटल 2 खेप में हमें मिलेगा, जिसमें टोटल 480 हमें नागास्त्र मिलेंगे। नागास्त्र एक प्रकार का बंदूक की गोली मारने वाला बड़ा हथियार है, जो नागपुर की डिफेंस जो संस्था है, नागपुर की सोलार डिफेंस एंड एरोस्पेस लिमिटेड ने बनाया है। आपको इसका नाम याद रखने की जरूरत नहीं है कहां बना। ये 80% जो है वो स्वदेशी हथियारों से या स्वदेशी सामग्री से बनाया गया है, ये भी याद रख सकते हैं आप। लेकिन ये फैक्ट एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट नहीं है। आपको याद रखना है कि भारत का पहला 360 डिग्री घूम करके वार करने वाला हथियार कौन सा है, याद रखना है, उसका नाम है नागास्त्र। नागास्त्र भारत का पहला ऐसा हथियार है जो 360 डिग्री पर घूम करके, जिसे 360 डिग्री जिम्बल कैमरे लगे हुए हैं, इस कारण से ये किसी भी दिशा में घूम करके हथियार हमला कर सकता है। पहला इतना कैपेबल हथियार भारत का है नागास्त्र। रट करके रखो इसको। अगले पॉइंट पर चलते हैं। श्री जवाहरलाल दर्डा की कांस्य प्रतिमा का अनावरण किया गया। तो ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि कहां किया गया। आपको याद रखना है जबलपुर में, जबलपुर, तो जबलपुर से जवाहरलाल और जबलपुर, जवाहरलाल दर्डा कौन थे? ये स्वतंत्रता सेनानी थे, इतना याद रख लो। आपको 3 फैक्ट बस याद रखने, जवाहरलाल दर्डा, उनकी कांस्य प्रतिमा का जबलपुर में अनावरण किया गया, और वो एक स्वतंत्रता सेनानी थे। बस ये 3 फैक्ट रट करके रख लो। इस न्यूज में और ज्यादा डीप में जाकर के माथा खराब नहीं करूंगा मैं, क्योंकि बाकी की सब बातें भी काम की, लेकिन इतनी नहीं। देश की महिलाओं को आत्मनिर्भर और स्वावलंबी बनाने की पहल सरकार ने शुरू की, और अब तक जो जो उन्होंने किया है उसको शॉर्ट फॉर्मेट में मैं आपके सामने रखता हूं। जैसे देवी अहिल्या नारी शक्ति सम्मान की शुरुआत की गई है। आपको ये खूब अच्छे से रट के रखना है कि महिलाओं के सशक्तिकरण का सबसे अच्छा प्रयास देवी अहिल्या नारी सशक्तिकरण सम्मान है। साथ में 2 फैक्ट याद रखना है कि मध्य प्रदेश की पंचायतों में 50% हिस्सेदारी किसकी है? अब महिलाओं की है। मतलब महिलाएं सरपंच पति बनने में या सरपंच बनने में 51% हिस्सेदारी निभा रही है। साथ में एक आंकड़ा और याद कर लो, 54%। वर्तमान में जितने भी उद्योग, ये शब्द याद रखना, पंजीकृत किए गए हैं, जितने भी उद्योग पंजीकृत हैं उनमें 54% महिलाओं की भागीदारी है। ये भी रट करके रखना है। ये आर्थिक स्वावलंबन को दर्शाता है। वैसे तो इस न्यूज के पार्ट में बहुत सारे फैक्ट्स फिगर्स हैं, लेकिन मैं आपको केवल 3 फैक्ट्स देना चाह रहा हूं। देवी अहिल्या नारी शक्ति सम्मान 54% और 51%, ये 3 आंकड़े आपको रट करके रखने हैं। आगे बढ़ते हैं। आपको आगे दिखाई दे रहा होगा हार्ट लैंप, ये एक बुक का नाम है जिसका हिंदी ट्रांसलेशन होगा हृदय द्वीप। क्या नाम है? हृदय द्वीप। ये किताब है जिसे बुकर प्राइज मिला। तो जब भारत के किसी व्यक्ति को इंटरनेशनल प्राइज मिलता है ना साहित्य के क्षेत्र में, तो उनकी किताब, उनकी कृति बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है। कन्नड़ लघु कथा हृदय दीप के ट्रांसलेटेड एडिशन हृदय लैंप या हार्ट लैंप को लंदन में अंतरराष्ट्रीय बुकर पुरस्कार से सम्मानित किया गया। 2025 का अंतरराष्ट्रीय बुकर पुरस्कार किसे मिला है? नाम याद रख लेना। एक वकील हैं या सामाजिक कार्यकर्ता कह दो, वकील कह दो, इनके मतलब बहुत सारे उन्होंने काम किए हैं। ये कन्नड़ कृति, कन्नड़ किताब है। क्या नाम है?
कन्नड़ कृति, कन्नड़ किताब, कन्नड़ भाषा में लिखी गई किताब जिसका इंग्लिश ट्रांसलेशन हुआ, और उस इंग्लिश ट्रांसलेशन को मिला है, ये आपको याद रखना है, इनका नाम है बानू। क्या नाम है? बानू मुश्ताक। बानू मुश्ताक, इनके द्वारा लिखा गया है हार्ट लैंप। इस हार्ट लैंप नाम की किताब को 2025 में कौन सा पुरस्कार? बुकर पुरस्कार मिला है। ये रट करके रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है। भारत फॉरेंसिक सिस्टम, सॉरी, भारत फोरकास्टिंग सिस्टम का उद्घाटन। फोरकास्टिंग क्या होता है? मौसम की भविष्यवाणी करने वाला जो तंत्र है उसे फोरकास्टिंग कहते हैं। आपने सुना होगा ये शब्द, बहुत बार हम न्यूज में सुनते हैं। तो मौसम की भविष्य, भारत की अत्याधुनिक अत्याधुनिक मौसम पूर्वानुमान प्रणाली भारत फोरकास्टिंग सिस्टम का अनावरण किया जा चुका है। अब आपको याद रखना है, दुनिया में सबसे सटीक रिजोल्यूशन, सबसे सटीक अनुमान लगाने वाली जो मौसम अनुमान प्रणाली है, जैसे हम जीपीएस पढ़ते हैं ना, जीपीएस जो है वो अमेरिका द्वारा बनाया गया जगह की लोकेशन दिखाने वाला एक सिस्टम है। वैसे ही भारत फोरकास्टिंग सिस्टम जो है वो मौसम की स्थिति बताने वाला एक सिस्टम है, जीपीएस की तर्ज पर, या जीपीएस के जैसा ही समझे आप कि कहाँ कितनी बारिश होगी, ये अब ये बताएगा। तो भारत ब्रॉडकास्टिंग सिस्टम भारत द्वारा बनाया गया खुद के लिए सबसे ज्यादा, दुनिया की सबसे सटीक और उच्च रिजोल्यूशन वाली मौसम प्रणाली है। नाम याद रखना, इसको किसने बनाया ये याद रखना, पुणे स्थित भारतीय उष्णकटिबंधीय मौसम विज्ञान संस्थान ने इसे विकसित किया है। आपसे तो एग्जामिनर इस तरीके का प्रश्न भी पूछ सकता है कि भारतीय उष्णकटिबंधीय मौसम विज्ञान संस्थान कहां पर है? भारतीय उष्णकटिबंधीय मौसम विज्ञान संस्थान पुणे में है, जहां एक सुपर कंप्यूटर के आधार पर इसे तैयार किया गया, और उस सुपर कंप्यूटर का नाम आर्का है। तीसरा प्रश्न आपसे यह भी बन सकता है कि आर्का क्या है? आर्का जो है वो एक सुपर कंप्यूटर है, ये भी रटा हुआ होना चाहिए। तीन बातें हमने यहां से रट ली। अगले पॉइंट पर आते हैं, भारत का पहला स्वदेशी एआई मॉडल। देखो, पूरी दुनिया अपने लिए एक एआई बना रही है, जैसे गूगल ने अपना जेमिनी बनाया, जैसे चैट जीपीटी नाम का एक बना, जैसे व्हाट्सएप ने अपना मेटा नाम का एक एआई बनाया, ऐसे ही ग्रॉक जो है, ग्रॉक नाम का जो एआई है वो एलॉन मस्क ने बनाया। ऐसे ही भारत सरकार को भी अपना एक एआई बनाना था, तो भारत सरकार ने अपना पहला एआई मॉड्यूल जो है वो रखा है, उसका नाम आप सबको याद रखना है, भारत जैन। क्या नाम है? भारत जैन। भारत जैन क्या है? भारत जैन भारत सरकार द्वारा सरकारी रूप से भारत का पहला स्वदेशी एआई मॉड्यूल है। क्या है? भारत का पहला स्वदेशी मॉड्यूल भारत जैन। ये मल्टी मॉडल एआई आधारित लैंग्वेज मॉडल है जो भारत जैन लॉन्च किया गया। यहाँ 22 भारतीय भाषाओं में टेक्स्ट, स्पीच और इमेज के जरिए काम करेगा। बहुत सारी बातें हैं। इसे किसने बनाया है? तो सबसे मशहूर जो आईआईटी संस्थान है उनमें से एक आईआईटी बॉम्बे, और आईआईटी के साथ बहुत सारे और संस्थाओं ने मिलकर के इसमें योगदान दिया, लेकिन मूलतः आईआईटी बॉम्बे आप लोग रट करके रखेंगे। अगले वाले पॉइंट पर चलते हैं। आपने बर्डमैन सलीम अली का नाम सुना होगा। मैं आज एक और बर्डमैन की बात कर रहा हूं, बर्डमैन संजय मोगा। आपने भारतीय पक्षी जो है पर्सन का नाम सुना है, सलीम अली। उनके नाम पर बहुत सारा कुछ है भारत में। एक और व्यक्ति का नाम याद रख लो, लेखक और बर्डमैन संजय मोगा का निधन हो गया है। ये प्रसिद्ध प्रकृतिविद, लेखक और बर्डमैन कहलाते हैं। संजय मोगा का 63 वर्ष की उम्र में निधन हो गया। संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान, जिसे सिटी फॉरेस्ट कहते थे, उनका लोकप्रिय पक्षी अवलोकन स्थल था जहां पे उन्होंने काम किया, और पक्षियों पर बहुत सारी किताबें, पक्षी कैसे बात करते हैं, पक्षी कैसे व्यवहार करते हैं, इन सब बातों को भारत में प्रस्तुत करने और लोकप्रिय बनाने का काम किया था संजय मोगा ने। आप इनके नाम को याद रखेंगे, संजय मोगा कौन है, संजय मोगा के बारे में हर डिटेल याद होनी चाहिए। देश का पहला सोलर पावर्ड सेकेंड लाइफ बैटरी ईवी चार्जिंग स्टेशन। देखो, अभी हम कार या जो भी इलेक्ट्रिक वाहन है उनको चार्जिंग कैसे करते हैं?
तो हम कोयले से बिजली बनाते हैं और उस बिजली से बैटरी को चार्ज करते हैं। हम सोलर से चार्ज करने वाला स्टेशन अभी तक नहीं लगा पाए थे। भारत का पहला जो सोलर से गाड़ी को चार्ज करेगा उस स्टेशन की शुरुआत बेंगलोर से हुई है। बेंगलोर में देश का पहला एक ऐसा इलेक्ट्रिक व्हीकल मतलब ईवी चार्जिंग स्टेशन शुरू किया गया है जो सोलर से अपने आप को चार्ज करेगा और फिर बैटरी गाड़ी की बैटरी को चार्ज करेगा। तो आपको बस ये याद रखना है कि कहां से इसकी शुरुआत हुई, तो बेंगलोर से इसकी शुरुआत हुई। अगला, कोल जनजातीय समाज अपनी वीरता और गंभीरता के लिए जाना जाता है। भगवान बिरसा मुंडा की जयंती पर कोल सम्मेलन का आयोजन किया गया था। आपको ये याद रखना है कि कहाँ किया गया था, तो ब्योहारी शहडोल में किया गया था। बस ये याद रख लेना, ब्योहारी शहडोल में कोल सम्मेलन का आयोजन किया गया। ये ब्योहारी में राज्य स्तरीय कोल सम्मेलन का आयोजन किया गया। यहाँ बहुत कुछ भाषण में बातें हुई, लेकिन मैं वो जनजाति वाले चैप्टर में आपको पढ़ा चुका हूँ। यहाँ केवल इतना याद रख ले कहाँ हुआ। अगले पॉइंट पर आते हैं। संयुक्त राष्ट्र मतलब यूनाइटेड नेशन, यूनाइटेड नेशन महासभा की अध्यक्ष किसे चुना गया है, तो जर्मनी की जो पूर्व विदेश मंत्री थी एना लेना, जिसको किसी से लेना देना नहीं है, एना लेना है। क्या नाम है? एना लेना, एना लेना, एना लेना बेरबाक को यूएन महासभा का अध्यक्ष चुना गया है। ये आपको नाम रट के रखना है। नाम रटने के लिए तरीका मैंने बता दिया। महासभा को किसी से नहीं लेना देना, इसलिए इनका नाम है एना लेना बेरबाक, रट करके रखना। अगले पे आते हैं। देश का पहला मैंग्रोव पार्क कहाँ पे स्थापित किया गया है? आजकल है ना पर्यावरण से रिलेटेड प्रश्न एग्जाम में खूब पूछे जाते हैं। तो मैंग्रोव वन तो हम वन स्थिति रिपोर्ट में पढ़ते हैं, लेकिन देश का पहला मैंग्रोव पार्क कहाँ पर स्थापित किया गया है? आपको याद रखना है, मुंबई गोराईगांव। क्या नाम है? मुंबई के गोराईगांव में पहला मैंग्रोव वन, गोराईगांव में पहला मैंग्रोव वन स्थापित किया गया। ये रटा को होना चाहिए। महाराष्ट्र वन विभाग के अधिकारियों के मुताबिक यह पार्क अगस्त के मध्य में आम लोगों के लिए खोल दिया जाएगा। मैंग्रोव वन क्या होते हैं ये सब आपको पता है। समुद्र के खारे पानी में पैदा होने वाले वनों को मैंग्रोव वन कहते हैं और उनको पार्क के रूप में स्थापित किया गया है मुंबई के गोराई गांव में। याद रखना सब लोग। इटली के इंजीनियरों ने दुनिया का पहला उड़ने वाला रोबोट आयरनबक MK3, आयरन, देखो क्या नाम है, आयरन कब MK3, इसका नाम रटना है क्योंकि हमारी जो हमारा जो 9th यूनिट है उसमें रोबोट और AI दो अलग से चैप्टर्स हैं। ऐसे चैप्टर्स में से करंट अफेयर्स के जब प्रश्न आएंगे तो आपसे नहीं बनेंगे। अगर आपसे एग्जाम में ये पूछ लिया जाए कि आयरन कब MK3 क्या है, तो उड़ने वाला रोबोट है, दुनिया का पहला उड़ने वाला रोबोट है जिसे इटली में बनाया गया है। तो इटली ने दुनिया का पहला उड़ने वाला रोबोट बनाया है जिसमें 4 जेट इंजन लगे हैं। डिटेल में बात करने की जरूरत नहीं, बस ये याद रख लो इसका नाम क्या है, आयरन कब MK3 इसका नाम है, इटली ने बनाया है। बस इतना ही काम का है। डोंगला में तारामंडल का विकास किया गया। अब ये तारामंडल है क्या? उज्जैन जिले के डोंगला में अत्याधुनिक वराहमिहिर तारामंडल का लोकार्पण किया गया है। याद रखना, विज्ञान के रहस्य खोलने के लिए खगोल विज्ञान की एक शाखा है। आधुनिक तारामंडल में खगोल विज्ञान के रहस्यों के बारे में डोंगला अपने आने वाले बच्चों और आगंतुकों को 4K फिल्म के माध्यम से जानकारी दी जाएगी। तो ये क्या है, एक म्यूजियम होता है ना, संग्रहालय होता है, उसके जैसा एक ऐसा एक पिक्चर दिखाने वाला स्थल बनाया गया है जिसे तारामंडल नाम दिया गया है। तारामंडल जो है वो अंतरिक्ष जो है उसके बारे में, या खगोल जिसे हम कहते हैं, विज्ञान की भाषा में खगोल कहेंगे, तो खगोल के बारे में बच्चों को 3D या 4D इमेजेस के माध्यम से, मूवीज के माध्यम से जानकारी देगा। ऐसे स्थान का या ऐसी संस्था का आयोजन जो है इनॉग्रेशन डोगला नाम की जगह है उज्जैन जिले में, वहां किया गया है। रट करके रखना। और अगला पॉइंट पर चलते हैं। तमाल बहुत काम की चीज है।
तमाल भारतीय नौसेना का एक बहुउद्देशीय स्टील्थ युद्धपोत है। नाम रट करके रखना, तमाल। देखो रूस देश ने बनाया है और भारत को बेचा है। रूस ने बनाया और भारत को बेच दिया। भारत की नौसेना के पास में, नौसेना आप समझते हैं, नौसेना जो है उसके पास में बहुउद्देशीय स्टील्थ युद्धपोत। बहुउद्देशीय मतलब इसमें बहुत सारे उद्देश्य पूरा कर सकते हैं। यहां से आप बम छोड़ सकते हैं, रॉकेट छोड़ सकते हैं, मिसाइल छोड़ सकते हैं, पनडुब्बी, बहुत सारी चीजें कर सकते हैं, इसलिए बहुउद्देशीय बोल रहे हैं। युद्धपोत है तमाल। तो तमाल क्या है? एक बहुउद्देशीय स्टील्थ युद्धपोत। किसने बनाया है? रूस ने बनाया है। और किसे बेचा है? भारत को बेच दिया है। तमाल भारत को प्राप्त हो चुका है, हमने नौसेना में इसे शामिल कर दिया है। तो ये नौसेना के कैलिफोर्निया के केलिनग्राड में यांतर शिपयार्ड में इसका निर्माण किया गया। ये सब रटने की बात नहीं, सीधा रूस ही रटना है हमको। तो इसमें सबसे जो खासियत है, सबसे बड़ी खासियत है कि रडार इसको पकड़ नहीं सकता। रडार की इमेजिनेशन से ये छुप सकता है, रडार के में ये दिखाई नहीं देगा कि यहाँ पर कोई युद्धपोत है। तो भारत का पहला रडार फ्री, रडार की नजर में नहीं आने वाला, रडार को धोखा देने वाली प्रणाली, यह युद्धपोत रडार को धोखा देने वाली प्रणाली और आधुनिक हथियारों से लैस है। भारत का सबसे आधुनिक जो युद्धपोत है उसका नाम है तमाल। याद रखना, रट करके रखना, अब नौसेना में इसे शामिल कर दिया गया है। चैट जीपीटी बनाने वाली कंपनी ओपन एआई, उसका नाम क्या है? ओपन एआई, है ना। तो ओपन एआई ये पहला एआई टूल था। आबू धाबी में अपने एआई प्लेटफॉर्म स्टारगेट की पहली अंतरराष्ट्रीय तैनाती की घोषणा की है। याद रखना, मैं इसके बारे में क्यों पढ़ा रहा हूं, क्योंकि 9वीं यूनिट में ऐसे वांगू पांगू क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। चैट जीपीटी बनाने वाली एक कंपनी है ओपन एआई। ओपन एआई ने अपनी आबू धाबी में अपने एआई प्लेटफॉर्म स्टारगेट की पहली अंतरराष्ट्रीय तैनाती की घोषणा की है। यह दुनिया का सबसे बड़ा एआई डेटा सेंटर है। इस दुनिया का सबसे बड़ा एआई डेटा सेंटर कौन सा है? ये स्टारगेट है, जिसे आबू धाबी में स्थापित किया गया है। आपको रट करके रखना है। इसमें 200 मेगावाट वर्ष 2026 तक ऑपरेशन हो जाएंगे, मतलब इसमें इतना डाटा जो है वो सेव किया जा सकेगा। आगे क्लाउड कंप्यूटिंग का जमाना आएगा थोड़े से समय बाद, तो उसके लिए एआई के डेटा सेंटर्स बहुत काम के होंगे। चेहरे को स्कैन करके ब्लड टेस्ट करने वाली टेक्निक जो है वो भारत में विकसित की जा चुकी है। किसने की है ये मैं बताता हूँ। भारत में ऐसी तकनीक विकसित कर ली गई है जिससे मरीज के चेहरे को फोन से स्कैन करके ही हम कम से कम 10 से अधिक जांचें कर सकते हैं। एआई आधारित तकनीक पर 2 ऐसे एप्लीकेशन बनाए गए हैं जिसका नाम है क्विक वाइटल्स और अमृत स्वास्थ्य। क्या नाम है? अमृत स्वास्थ्य भारत। ये 2 मोबाइल एप्लीकेशन बनाए गए हैं। क्या नाम है? नाम याद रखना, क्विक का होता है क्विक वाइटल्स और अमृत स्वास्थ्य भारत। फिर से लिख देता हूं मैं, क्विक वाइटल्स और अमृत स्वास्थ्य भारत। ये 2 मोबाइल एप्लीकेशन हैं जो एआई टूल्स से चलेंगे और ये किसी भी इंसान का चेहरा स्कैन करके उसके ब्लड टेस्ट, उसके हार्ट बीट का टेस्ट, ये सब जांचें 15 मिनट 5 मिनट में करके बता सकते हैं। 10 से अधिक टेस्ट ये कर पाएंगे। इनको ऐसे बनाया गया है, इनका डिजाइनिंग ऐसा किया है। हैदराबाद के सरकारी नीलोफर अस्पताल में अमृत स्वास्थ्य भारत का ट्रायल किया जा रहा है। ये न्यूज है, थोड़े दिन बाद वो हमें सबको, कॉमन मैन को अवेलेबल हो जाएंगे, पब्लिक डोमेन में होंगे। हमने बहुत सारी न्यूज की आज। लास्ट जो न्यूज है वो भी याद कर लो। मध्य प्रदेश की तर्ज पर हर राज्य में हो कृषि उद्योग समागम। कृषि को में जो टेक्नोलॉजी है उसको बढ़ाने के लिए मध्य प्रदेश सरकार जैसे उद्योगों में निवेश बढ़ाने के लिए इन्वेस्टमेंट समिट करती है, ग्लोबल समिट करती है, वैसे कृषि क्षेत्र में इन्वेस्टमेंट को, टेक्नोलॉजी को बढ़ाने के लिए कृषि उद्योग समागम का आयोजन किया गया था।
आपको याद रखना है कृषि उद्योग समागम का आयोजन कहाँ किया गया, ये आपको सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट प्रश्न है। नरसिंहपुर जिले में किया गया था। कहाँ किया गया था? और इसका उद्घाटन उस समय भारत के जो उपराष्ट्रपति थे जगदीप धनखड़, उन्होंने किया था। आपके लिए जो काम की बात है वो ये है कि कृषि उद्योग समागम 2025 का आयोजन कहाँ किया गया? नरसिंहपुर जिले में किया गया था। बस इतना रट करके रखना है, हमारे लिए इतना ही काम का है। आखिरी न्यूज बता रहा हूँ, गीता समोता एवरेस्ट पर चढ़ने वाली पहली महिला अधिकारी बनी। ये CISF जो हमारा एक सुरक्षा बल होता है, जिसे हम औद्योगिक सुरक्षा बल कहते हैं, उसकी सब इंस्पेक्टर है, जो कि क्या करा है, उन्होंने एवरेस्ट शिखर पर फतह हासिल की है। तो एवरेस्ट शिखर पर चढ़ने वाली कोई पहली महिला अधिकारी है, उनका नाम है गीता समोता। क्या नाम है? गीता समोता। रट करके रखना है इनके नाम को, गीता समोता एवरेस्ट पर चढ़ने वाली पहली महिला अधिकारी हैं, जो CISF में सब इंस्पेक्टर की पोस्ट पर हैं। बातें रटी हुई हो तो एक और न्यूज याद रख लो, देश का पहला पूर्ण साक्षर राज्य कौन सा है? सब लोग केरल आंसर करेंगे, जो कि आंसर है नहीं। इसका आंसर है मिजोरम। क्या आंसर है? देश का पहला पूर्ण साक्षर राज्य बना है मिजोरम, जहां 100% लोग साक्षर हो गए हैं। अब पूरी तरह से साक्षर राज्य बन गया है। मुख्यमंत्री लालदुम होमा ने इसकी घोषणा की थी, या इस बात का इंफॉर्मेशन दिया था। मिजोरम की साक्षरता 98.2% है। 2011 में इनकी जो साक्षरता थी वो 91% थी, जो अब बढ़ करके 99% हो चुकी है। इस कारण भारत का पहला पूर्ण साक्षर राज्य का दर्जा मिजोरम को प्राप्त हुआ है। नाम याद रखना, मिजोरम आंसर करना है, केरल आंसर मत कराना। केरल अभी इस मिजोरम से पीछे है। ठीक है। आनंद बंदोपाध्याय पोलियो अनुसंधान के लिए इनको पुरस्कार मिला था। कौन सा पुरस्कार मिला? नाम थोड़ा सा अजीब अटपटा है, मननहुन पुरस्कार। महनहुन पुरस्कार, ये याद रखना, महनहुन पुरस्कार। लेकिन मैं इस पुरस्कार को आप लोगों तक पहुंचाना भी नहीं चाहता, मैं तो इस व्यक्ति के नाम को पहुंचाना चाहता हूं। नाम याद रखना है, डॉक्टर आनंद बंदोपाध्याय। पोलियो की जो मुंह से दी जाने वाली खुराक होती है, उसको भारत के जनक हैं, उसको भारत में इजाद करने का काम इन्हीं ने किया था। तो पोलियो अनुसंधान के लिए आनंद बंदोपाध्याय को पुरस्कार दिया गया है। इनका नाम रट करके रखना है। जापान को पीछे छोड़कर दुनिया की चौथी सबसे बड़ी इकोनॉमी बन गया है भारत। आप सब जानते हैं कि भारत जीडीपी के मामले में, जीडीपी आकार के आधार पर विश्व की चौथी सबसे बड़ी, फोर्थ सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। और पीपीपी मतलब क्रय शक्ति क्षमता के आधार पर तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था भारत बन चुका है। अभी पिछले साल तक हम पांचवी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था थे, अब जापान को पीछे छोड़कर चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन चुके हैं। तो पहली कौन है? अमेरिका। दूसरी कौन है? चीन। तीसरी कौन है? जर्मनी। और चौथी भारत बन चुका है। रट करके रखना है इन सब बातों को। और ये इंफॉर्मेशन किसने दी? तो नीति आयोग के सीईओ ने इस इंफॉर्मेशन को दिया था। नाम जरूर याद रखना, या इन नीति आयोग के सीईओ का नाम क्या है। आप सब लोग कमेंट करके मुझे बताएंगे कि नीति आयोग के वर्तमान सीईओ जो हैं वो दक्षिण भारतीय हैं, नाम में राम भी है। मैं हिंट दे देता हूं, लेकिन आप लोग कमेंट करके बताएंगे। बहुत अच्छे से इन न्यूज़ों को कवर किया है। खंडवा ने बढ़ाया मध्य प्रदेश का मान, जल संचयन के क्षेत्र में देश का नंबर 1 जिला बना। देखो, हमारे यहाँ जल शक्ति मंत्रालय द्वारा जल संचय जन भागीदारी अभियान चलाया गया कि कौन सा जिला सबसे ज्यादा जल संरचनाओं को संरक्षित करता है, और उसके आधार पर रैंकिंग दी गई। तो पूरे देश में 700 से 752 जिले हैं, उनमें प्रथम स्थान है खंडवा का। पूरे भारत की बात कर रहा हूं। और राज्यों की बात करें तो राज्यों में देखो, खंडवा जिले ने जल संचय करने में जिलों में देश में प्रथम स्थान हासिल किया है। और राज्यों की श्रेणी में मध्य प्रदेश चौथे नंबर पर रहा। तो राज्यों की श्रेणी में जो है वो मध्य प्रदेश चौथे नंबर पर है, 4th प्लेस पर है। लेकिन खंडवा जिला जो है वो पूरे भारत का प्रथम जिला है। जिले की श्रेणी में अलग अलग श्रेणियां बनाई गई थी, तो जल संचय अभियान में देश में प्रथम है खंडवा जिला। ये सारी न्यूज हमने क्रमबद्ध तरीके से आप तक पहुंचाई है।
मैं आशा करता हूँ कि आप सब लोग इनको 2-3 बार रिपीट करेंगे, अच्छे से इन न्यूज़ को रिपीट करके याद कर लेंगे। लंबा हो गया है लेक्चर इसलिए अब इनको शॉर्टकट रूप में आप तक नहीं पहुँचाऊँगा। चलिए अब मैं विदा लेता हूँ। जय हिंद, जय भारत। जून माह का जो करंट अफेयर्स है वो पूर्ण होता है। एक-एक न्यूज़ जो मैंने आपको पढ़ाई है वो बहुत काम की है, आप सबको रट करके रखनी है एक-एक बात। थैंक यू, जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय। स्वस्थ रहें, मस्त रहें, खुश रहें, आबाद रहें। थैंक यू।